सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी सीईटी मेंस 2026 के लिए हमारा फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है। एचएसएससी के लिए जो है हरियाणा जीके की हमारी लास्ट 5 ईयर की सीरीज हमारी यहाँ पर चल रही है, जिसका आज हम यहाँ पे कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। 109वां भाग जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 109वें भाग डिस्कस करने से पहले कुछ मैं यहाँ पर बात बता देता हूँ। ठीक है, शनिवार को जो हमारा पार्ट आया था ना, 108वां पार्ट आया था, उसमें थोड़े बाई मिस्टेक थोड़ी सी जो है गलती हो गई थी। राजघाट वाला जो था ना, राजघाट गुरुद्वारा, ठीक है, वहाँ पर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा था, यमुनानगर लिखा हुआ था भाई। ठीक है, यमुनानगर लिखा हुआ था, तो वहाँ पे जो है आप यमुनानगर की जगह क्या कर लेंगे, यमुनानगर नहीं आएगा, वहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र आएगा मेरे भाई। ठीक है, कुरुक्षेत्र आएगा। तो इस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा जो है आप वहां जाके ठीक कर लेना। देखिए, मैं भी इंसान हूं, मैं ये नहीं कहता सब कुछ मुझे आता है। ठीक है, मैं भी अभी सीख रहा हूं, आप ही की तरह हूं भाई मैं। ठीक है ना, तो गलतियां इंसान से ही होती है, और गलतियों पे जो है कुछ बच्चों ने वहां पर काफ़ी अच्छा जो है कमेंट में बताया है कि आपने ये गलती की है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है बच्चों की। ठीक है, ये जो बच्चे ऐसे बताते हैं ना कि भाई आपने ये गलती है, बिल्कुल आपकी अच्छी बात है गलती बताना किसी को अच्छी तरीके से। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें क्या बताया था मैंने, क्लर्क की वैकेंसी बताई थी। ठीक है, क्लर्क की वैकेंसी की जो प्रीवियस कट ऑफ गई थी ना, क्लर्क की वैकेंसी की, यार क्या हो गया, क्लर्क की वैकेंसी, ग्राम सचिव की वैकेंसी, ठीक है, ग्राम सचिव की वैकेंसी बताई थी। ठीक है, इन दो वैकेंसियों की प्रीवियस कट ऑफ बताई थी, जो कि जो है कम ही गई थी, और जो है 2-3 माइनस करके मैंने बिल्कुल ऑफिशियल चीज बताई थी इस शॉर्ट्स के अंदर। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो थी, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ बच्चों ने ऐसी बातें की जो बताई भी नहीं जा सकती। ठीक है, और मैं उन्हीं बच्चों को ये कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कुछ ही कर लो, कुछ ही बोल लो। ठीक है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं जो मैं यहां पर करने आया हूं। ठीक है, मेरे को सिर्फ एक ही बात पता है, आप अपने कर्म करते रहो जो मैं यहां पर कर रहा हूं, और डेफिनेटली मैं आपके लिए तो यहां पर कर भी नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ उन्हीं 8-10 बच्चों के लिए यहां पर काम कर रहा हूं जो डेडिकेशन और सीरियस तरीके से जो है लगे हुए हैं। उनको सिर्फ एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, जो मैं यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मनोरंजन या फिर एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं नहीं आया हूं। ठीक है, वो करने के लिए आप जो है यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, वहां पर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो भड़ास है ना आपकी, जो अंदर आपकी भड़ास भरी हुई है, जो फ्रस्ट्रेशन आपके भरा हुआ है, यही चीज़ें जो है आपकी निकलती हैं। बस फर्क ये है कि ये मेरी वीडियो थी। ठीक है, और इसका जो प्रूफ है ना आपको, जो मेरी वीडियो पर आप बोल रहे थे शॉर्ट वीडियो पर, इसका प्रूफ आपको कब मिलेगा, इसका प्रूफ आपको जब सीईटी मेंस की जब लिस्ट लगनी स्टार्ट होगी ना, वहां पर आप क्लर्क और ग्राम सचिव की कट ऑफ देखोगे तो मेरे आसपास ही मिलेगी, जो मैंने आपको बताई है। वहां पर सिर्फ आपके लिए क्या मिलेगा, सिर्फ पछतावा मिलेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है ना, जो फ्रस्ट्रेशन का काम करते हैं, कुछ करते नहीं है, बस फालतू फालतू की कमेंट करते हैं और कुछ नहीं आता इनको, सही बताऊं तो। ठीक है, इनको सिर्फ पछतावा होता है, और सही बताऊं तो ऐसे बच्चों को ना तो मैं समझा सकता हूं, ना ही कितना भी बड़ा टीचर हो, कोई नहीं समझा सकता। इनको कौन समझाता है, इनको भाई समय समझाता है। ठीक है, समय पता है, समय बहुत बलवान है, और समय जब अपनी मार मारता है ना, तो ऐसे बच्चे तभी समझते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हम ऐसे बच्चों के लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अपने काम पर चलते हैं, जो हम यहाँ पर करने आए हैं। हम सिर्फ 2026 का जो है सिलेक्शन लेने आए हैं एचएसएससी के अंदर। तो ऐसे बच्चों को मैं जो है काफ़ी अप्रिशिएट मानता हूं भाई, मुझे भी आपसे सीखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है, एज जो है ये गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की कि आप मैच्योर हैं। ठीक है, मैच्योरिटी जो है एज देखकर नहीं आती है, किसी के पास भी जो है मैच्योरिटी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने कमेंट में काफ़ी अच्छे कमेंट कहे हैं, जो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छी बात है, आपने गलत जो आंसर दिया है उसको आप सही तरीके से बताइए। ये जो आप किसी भी को भी अच्छा बुरा बोलते हो ना, 1 सेकंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ें जरूरी होती है मेरे भाई। किसी को भी आप अच्छा या फिर बुरा बोलते हो ना, इससे सामने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे जो है आपका जो कैरेक्टर होता है ना, जिसको चरित्र बोलते हैं, उसका निर्माण हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, इससे आपके चरित्र का निर्माण हो जाता है, और इससे जो है आपके परिवार वालों पर उंगलियां उठने लगती हैं कि आपके परिवार ने परवरिश ऐसी की होगी जिस वजह से आप ऐसी चीज़ें बोल पा रहे हो मेरे भाई। ठीक है, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालने से अगर आपकी जो अंदर की गुस्सा है ना वो निकल बाहर सकता हो, और आप ठंडे हो जाएंगे उसके बाद भी अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली भाई कुछ भी लिख दो आप कमेंट में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। बाकी यही कहना चाहूँगा आप सभी को भी भाई, जिंदगी में कुछ नहीं रखा इधर उधर की बातें करने के, फालतू बातें करने का, क्योंकि जिंदगी जब अपनी मार मारेगी ना, वो सहन नहीं कर पाओगे, उस समय आपके पास कुछ बचेगा नहीं मेरे भाई। ठीक है, पछतावा के, तो समय रहते तैयारी कर लोगे तो आप ही के लिए ये बेनिफिट है, मेरे को कुछ देने वाले नहीं हो मेरे भाई आप। ठीक है,
बाकी चलिए हम आज के जो है हमारा पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। हो गई फालतू की बातें बहुत सारी, ठीक है। चलिए हम आज के 109वें भाग पर चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। सारी वीडियो की जो PDF है वो आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और यकीन मानिएगा मैं हर चीज़ को 1 से 2 बार वेरीफाई करता हूँ, फिर भी हूँ मैं इंसान, मुझसे भी गलती हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मैं अकेला हूँ, सारे काम मुझे अकेले करने पड़ते हैं, इसीलिए संभावना है कि भाई गलतियाँ होने के चांस होते हैं। फिर भी मैं अपनी गलतियों को सुधार लेता हूँ। और आपको भी ये मैं यही कहना चाहूँगा कि गलती आपसे हो जाए ना तो डरने या फिर घबराने की जरूरत है, या फिर छुपाने की जरूरत नहीं है। उस गलती को आप एक्सेप्ट करोगे ना, यही आपकी महानता है मेरे भाई, ठीक है। वो चीज़ सही नहीं होती कि आप जो है गलती को छुपा लो। जब आप अपनी गलती को मान लोगे ना, एक्सेप्ट कर लोगे, वो आपकी महानता होगी मेरे भाई, ठीक है। वरना भाई नौकरी तो देखो ऐसा है कि 30,000 नौकरी आएंगी मेरे भाई, ठीक है। 30,000 नौकरी आएंगी और कितने बच्चों ने पास कर रखा है CET? 8 लाख बच्चों ने जो है ये पास कर रखा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 8 के 8 लाख भाई निकम्मे हो, निकम्मे थोड़ी है। चलिए मान लेते हैं 2 से 3 लाख ऐसे बच्चे मिलेंगे जो किस्मत के हैं भाई, पास हो गए, ठीक है। लेकिन 5 लाख बच्चे ऐसे जरूर मिलेंगे जो भाई वाक्य में इलिजिबल है। लेकिन वैकेंसी कितनी आएंगी? 30,000 वैकेंसी आएंगी। अब 5 लाख में से 30,000 देख लो। अब वो बच्चे जो बच गए वो ऐसा थोड़ी है कि इन इलिजिबल है भाई, वो लायक नहीं है, बिल्कुल लायक है भाई। लेकिन ये जो है थोड़ा सा ना, ये CET वैकेंसी जो है अब कम ही आती है, तो अपना थोड़ा सा आपको पूरा 100% देना पड़ेगा। और वर्तमान में जो हमारा समय चल रहा है ना, इसने जो है डेफिनेशन बदल दी है स्टडी की। क्योंकि पहले स्टडी की डेफिनेशन क्या होती थी? आपका चरित्र बनाना, आपको अच्छा इंसान बनाना होती थी। वर्तमान में तो भाई ये है, सरकारी नौकरी नहीं लगोगे तो भाई आपकी शादी नहीं होगी। अपना तो हरियाणा में कि मैं ज़्यादा ही चल रहा है सिस्टम, आप सभी जानते हो, ठीक है ना। तो ये वर्तमान का जो सिचुएशन है ना, उसने जो है ये सरकारी नौकरी और पैसे को कुछ ज़्यादा जो है अपर लेवल पर ले गया। बाकी इसकी जो डेफिनेशन है ना, आप अपने चरित्र को अच्छे बनाइए भाई। पैसा तो कभी भी और कैसे भी कमाया जा सकता है मेरे भाई, लेकिन जो चरित्र है ना, चरित्र हजारों सालों लग जाते हैं चरित्र बनाने में, ठीक है। लेकिन गिरने में 1 मिनट लगता है। वो सुना होगा ना आपने, जो पहाड़ है ना, पहाड़ को बनने में जो है सदियां लगते हैं, 1 साल में पहाड़ नहीं बन जाता मेरे भाई। और जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ना, वो अभी भी बन रहा है मेरे भाई, अभी भी वो कंप्लीट नहीं बना है। अब देख लो कितने साल हो गए उसको। तो भाई अपने चरित्र को बनाइएगा। जरूरी नहीं है वैकेंसी के पीछे भागना, अपना करेक्टर मत खराब करना, इसको शुद्ध रखना। पैसे कहीं ना कहीं से आप डेफिनेटली कमा लेंगे। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप उस लेवल पर है, इतनी समझ है आप में कि आप जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हो गई फालतू की बातें, ये भी जरूरी थी, ये भी बीच में आपको डोज देना जरूरी था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया, राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट क्या भूमिका अदा करते थे, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में पिछली प्रीवियस वीडियो में मैं एवरीथिंग डिटेल बता चुका हूं। तो जिस भी बच्चे ने सीक्वेंस वाइज एक एक करके सीरीज नहीं देखी है, सारी सीरीज आपको देखनी बेहद जरूरी है। 142 शिफ्टों तक जो है हमारी ये सीरीज जाने वाली है, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं पिछली वीडियो में देख चुका हूं। तो राजा हर्षवर्धन के बारे में बात करूं तो हर्षवर्धन कौन से वंश से होते थे? तो ये वर्धन वंश के होते थे भाई, ठीक है। वर्धन वंश से इनका संबंध होता था भाई, ठीक है। वर्धन वंश से इनका संबंध होता था। इनके दरबारी कवि कौन होते थे? तो इनके दरबारी कवि जो है बाण भट्ट होते थे, ठीक है। बाण भट्ट होते, इनके दरबार में जो है एक जो है यात्री भी आया था जिसका नाम था हुयेन त्सांग, ठीक है। हुयेन स्वांग जो है इनका नाम था। ये चीजें आप याद रखेंगे। और जो है एहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था। पहली राजधानी इनकी स्थानेश्वर होती थी और दूसरी राजधानी इन्होंने किसको बनाया था? कन्नौज जो है इनकी दूसरी राजधानी होती, ठीक है। आई होप ये सारी जानकारी आपको पता भी होगी। बार बार बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये चीजें आपको बार बार माइंड में आनी चाहिए, बार बार क्लिक आएंगी तभी चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, ठीक है। एस थाना कवि हो जाएगा। एस थाना कवि भी जो है दरबारी कवि ही जो है इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देख लेना, बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते थे। जो है शब्द का अर्थ भी जो है दरबारी कवि ही होता है। प्रमुख रचनाएं जो है बाण भट्ट ने 2 प्रमुख रचनाएं रखी थी। एक तो हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी थी और दूसरी थी कादंबरी मेरे भाई, ठीक है। ये 2 रचनाएं लिखी थी। और उसके बाद जो है हर्षचरित्र यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये भी आप याद रखना, हर्षचरित्र जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है मेरे भाई, ठीक है। ये चीजें आप सारी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, 1 सेकंड भाई, नागानंद ना, हाँ कहाँ गया?
कादम्बरी, चलिए ठीक है। सेकंड पर चलते हैं, कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? तो हरियाणा से मूलतः कौन सा संबंध था भाई? आप सभी जानते हैं मौर्य वंश तो था नहीं, लोधी वंश भी नहीं था, गुप्त वंश भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भरत वंश जो है ये हरियाणा से संबंधित था। वर्तमान में मतलब जो आप कुरुक्षेत्र देखते हैं ना, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच, वो वंशज किसके थे? वो भरत वंश के ही जो है वंशज होते थे मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं, भरत वंश जो है वैदिक काल का एक प्रमुख आर्य वंश था। ठीक है, यह राजवंश मूलतः सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा और उसके आसपास पंजाब क्षेत्र से संबंधित था, जिसे बाद में कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और राजा भरत जो है, ये राजा भरत कौन होते थे? आई होप आपको पता होगा राजा भरत किसके पुत्र होते थे? दुष्यंत और शकुंतला के ये पुत्र होते थे मेरे भाई। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला के ये पुत्र होते थे भाई। ठीक है, शकुंतला, ठीक है, शकुंतला के ये पुत्र होते थे। ऐसे ही जो है इनकी जर्नी आगे बढ़ी। फिर जो है राजा भरत का जो पुत्र हुआ वो क्या कहलाया? भूमन्यु इनका पुत्र हुआ। भूमन्यु के बाद सुहोत्र आया, सुहोत्र के बाद हस्ती आया, हस्ती के बाद कुरु आया, कुरु के बाद प्रतीप आया, प्रतीप के बाद जो है शांतनु, शांतनु से आई होप आपको पता होगा ठीक है, शांतनु की पत्नी कौन थी? शांतनु की पत्नी वही थी यार, सत्यवती थी ना, उसने 2 विवाह किए थे, आप सभी जानते हैं। ठीक है, शांतनु जो है प्रतीप के पुत्र थे और इन्होंने 2 विवाह किए थे। ठीक है, देख तो देवी गंगा से किया था और एक सत्यवती से किया था। ठीक है, सत्यवती से वही है भाई, देवी गंगा से कौन सा पुत्र हुआ था? भीष्म पितामह हुआ था भाई। ठीक है, भीष्म पितामह हुआ था। ठीक है, लिख दूं क्या? सारी बताना यहाँ पे ठीक नहीं है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और ये चीज़ें इतनी पूछी नहीं जाती। ठीक है, कभी मैं डीपली चला जाता हूँ। बस आपको ये याद रखना, जो शांतनु था ना, शांतनु के दो शादी हुई थी भाई, शांतनु की। ठीक है, 2 शादी हुई थी। पहली बीवी कौन थी? गंगा थी, देवी गंगा थी। ठीक है, गंगा थी। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी सत्यवती थी। ठीक है, सत्यवती थी। ठीक है, इसी सत्यवती के साथ शांतनु की शादी करवाने के लिए गंगा देवी से कौन सा पुत्र हुआ था? भीष्म पितामह इन्हीं से हुए थे। ठीक है, पितामह इसी थे होते। तो पितामह ने जो है अपने पिता को, शांतनु को जो है नाराज देखा, उदास से देखा, उनसे अपने पिता की जो है उदासी देखी नहीं गई और उन्होंने जो है सत्यावती से अपने पिता की शादी करवाने के लिए प्रण ले लिया कि भाई जो है, इन्होंने शर्त रखी थी सत्यावती ने कि भाई मेरे द्वारा जन्मा हुआ जो पुत्र है ना, वही जो है सिंहासन पर बैठेगा, इसीलिए मैं शादी करूंगी। तो पितामह ने जो है आजीवन कसम खा ली थी कि भाई मैं जो है शादी नहीं करूंगा, इसीलिए जो है सत्यावती के जो है आगे पुत्र हुए थे। फिर आगे जाके ये वंश ऐसे ही चलता रहा। आई होप यहाँ के बाद जो है भीष्म पितामह के बाद आपको सारी कहानी पता होगी मेरे भाई। ठीक है, ये सारी जानकारी याद रखनी जरूरी है भाई। अगर आप अपने हिंदुस्तान का आपको परिचय रखना याद है, जरूरी है। कुरुक्षेत्र के बारे में आपको याद रखना जरूरी है, कैसे कैसे ये वंश आया, कौन कौन से राजा है मेरे भाई। ठीक है, नौकरी लगने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है पढ़ाई, नौकरी के लिए ये सब पढ़ाई करो, ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, कल को कुरुक्षेत्र के बारे में आप 5-7 बंदे बैठे हो भाई, ठीक है, आस पड़ोस के बैठे हो या फिर कोई बंदे बीच में बैठे हो, जब आप ये चीज़ें उनको बताएंगे ना भाई ऐसे ऐसे वंश आया था, तो यकीन मानिएगा उस समय आप अपनी नॉलेज पर जो है गर्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है, बाकी मौर्य वंश के बारे में आप सभी जानते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी भाई मेरे भाई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये इंडिया जीके से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। क्या बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, ठीक है, और ये जो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। ठीक है, इब्राहिम लोधी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का जो है गठन किया था? तो किसने किया था भाई? ये छोटू राम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है यूनिनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, यूनिनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये कब स्थापना की थी भाई? पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने 1923 में की थी। ठीक है, इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की भी स्थापना की थी भाई, मार्केटिंग बोर्ड की भी इन्हें स्थापना की थी। 1937 में इनको जो है नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, नाइटहुड की भी जो है उपाधि मिली थी। ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे और अंत में आप ये क्या याद रखेंगे? अंत में जो है आप ये याद रखेंगे भाई, ये जो छोटू राम जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1881 में जो है रोहतक गढ़ी सांपला में जो है इनका जन्म हुआ था मेरे भाई। ठीक है, रोहतक गढ़ी सांपला में जो है इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु इनकी 1945 में हुई थी। ठीक है, ये सारी जानकारी जो है आप याद रखेंगे, डोंट वरी, सारी चीजें नीचे लिख भी दी गई हैं, ये देखो। ठीक है, यूनिनिस्ट पार्टी 1923 में सर फजल ए हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने जो है
यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, जमींदार लीग की स्थापना, नाइटहुड 1937 में इन्होंने किसानों के हित में कार्य किए और इनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मान में दी गई थी ये उपाधियां। जन्म इनका 24 नवंबर 1881 गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। 9 जनवरी 1945 को जो है इनकी मृत्यु होगी थी मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी। एक सेकंड जो है वेट कीजिएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती। तो याद रखना है 2019 का आपको याद नहीं रखना है, आपको 2024 का याद रखना है, क्योंकि वर्तमान में 2026 में जब एग्जाम होगा तो 2024 के ही आंकड़े आपसे पूछेगा, विधानसभा चुनाव 2024 के। तो चलिए देख लेते हैं बीजेपी को कितनी सीट मिली थी। तो बीजेपी को सीट मिली थी भाई 48 सीट मिली थी, ठीक है। बहुमत कितने का था, बहुमत 46 का था मेरे भाई, ठीक है। 48 सीटें इसको मिली थी। उसके बाद आप किसको याद रखना है, उसके बाद जो है आपको याद रखना है कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, ठीक है। कांग्रेस को जो है इसमें कितनी सीट मिली थी, 37 सीट जो है इसमें कांग्रेस को मिली थी। उसको जेजेपी को कितनी मिली थी, जेजेपी को इसमें 0 सीट मिली थी, ठीक है। जेजेपी को 0 सीट मिली थी, आपको भी जो है इसमें 0 सीट मिली थी। तो ठीक है, ये कुछ सीटें हैं जो आप याद रखेंगे। जेजेपी जरूर याद रखना, क्योंकि 2019 में जो है 10 सीटें इसने जीती थी और इसी 10 सीटों के दम पर जो है इसने जो है मैचअप कर लिया था बीजेपी के साथ और जो है उप मुख्यमंत्री का पद इनको मिल गया था दुष्यंत चौटाला जी को, ठीक है। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, 2000 भारतीय जनता पार्टी पूछा है ना, तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, नवंबर 2019 में आयोजित सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप में किस पहलवान ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो ये साक्षी मलिक ने जो है स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। आपके इनके बारे में याद रखेंगे। इनका जन्म कहां पर हुआ था, रोहतक के मोखरा गांव में, ठीक है। रोहतक मोखरा गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मोखरा। कब इनका जन्म हुआ था, सितंबर 1992 में जो है इनका जन्म हुआ था। क्या खेलती हैं, कुश्ती खेल खेलती हैं, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। 2019 में जो है स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है जिनका नाम है ओपी सिंह, इनके द्वारा लिखित है एक पुस्तक जिन ढूंढा तिनपाइया नामक पुस्तक का उद्घाटन डैश द्वारा किया गया था। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए जिन ढूंढा तीन पाइया नामक जो है पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताएंगे ओपी सिंह के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। अब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है ये उद्घाटन किया गया था। और ये उद्घाटन कब किया गया था, तो ये उद्घाटन जब ये अपने सीएम पद पर थे ना, मुख्यमंत्री के पद पर होते थे, उस समय जो है ये उद्घाटन किया गया था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है विजय संकल्प रैली 2019 में पानी को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वितरित किया गया हरियाणा के किस जिले में यह रैली जो है आयोजित की गई थी। तो ये कहां पर की गई थी, रोहतक के मेला ग्राउंड में जो है ये आयोजित की गई थी मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजय संकल्प रैली जो 8 सितंबर 2019 को आयोजित की गई थी, कहां पर आयोजित की गई थी, रोहतक जिले के मेला ग्राउंड में आयोजित की गई थी। पर्यावरण के अनुकूल पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत इस रैली को पूरी तरह जो है इको फ्रेंडली जो है बनाया गया था मेरे भाई, ठीक है। डेट याद रखना, दोबारा पूछा जा सकता है, बताइए जो है इको फ्रेंडली जो रैली पूरी तरह से रोहतक में आयोजित की गई थी, कब की गई थी, तो आपको बताना पड़ेगा 8 सितंबर 2019 को जो है ये रैली आयोजित की गई थी मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की किस रिफाइनरी ने चरम सर्दियों की स्थिति में, मतलब सर्दियां जब अपने चरम पर होती है ना, हाई पीक पर होती है, कब होती है, जनवरी में होती है, इसके दौरान ईंधन में तरलता लिक्विड के कम होने की समस्या का समाधान करने के लिए लद्दाख के लिए शीतकालीन ग्रेड डीजल जो है विकसित किया है। तो ये कौन सी रिफाइनरी हो जाएगी, गुजरात, जामनगर, पानीपत या फिर बीना रिफाइनरी। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, जो हमारी पानीपत रिफाइनरी है इसी के द्वारा जो है लद्दाख के लिए शीतकालीन ग्रेड डीजल का जो है विकसित किया गया था मेरे भाई, ठीक है। इनके बारे में आप याद रखेंगे, गुजरात रिफाइनरी जो है ये कहां पर अवस्थित है, तो ये गुजरात में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में जो है इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, ठीक है। जामनगर रिफाइनरी की बात करूं तो ये कहां पर हो जाएगा,
जामनगर रिफाइनरी जो है ये भी कहाँ पर हो जाएगी, 1 सेकंड भाई, ये 1998 लिख दिया गया मैंने, एक सेकंड। जो ये गुजरात रिफाइनरी है, गुजरात रिफाइनरी कब हुई थी, 1965 में हुई थी मेरे भाई, ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात रिफाइनरी की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी, गुजरात रिफाइनरी की स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है, सही लिखा था मैंने, दोबारा गलत लिख दिया। 1965 में गुजरात रिफाइनरी की स्थापना हुई थी। और पानीपत रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी, ये रही पानीपत रिफाइनरी, तो पानीपत रिफाइनरी की स्थापना 1998 में हुई थी, ठीक है, इनके ईयर जरूर याद रखना। जामनगर की बात करूँ तो जामनगर की स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है, 1999 में हुई थी। और बीना रिफाइनरी की बात करूँ तो जो है इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, ठीक है। इनकी लोकेशन भी याद रखना, गुजरात में ही है भाई, ठीक है, जामनगर भी गुजरात में ही है, पानीपत अपने हरियाणा में है, और बीना कहां पर है, ये एमपी में है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा। लोकेशन इनकी जरूर याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे ये देख लो, जो है पानीपत रिफाइनरी की स्थापना कब हुई है, 1998 में हुई है। गुजरात रिफाइनरी की स्थापना कब हुई है, 1965 में हुई है। जामनगर रिफाइनरी की स्थापना कब हुई है, 1999 में हुई है, ठीक है। ये सारी लोकेशन और ईयर जो है आप याद रखेंगे। बीना रिफाइनरी की स्थापना 2011 में मध्य प्रदेश में हुई है मेरे भाई, ठीक है। सारे के लोकेशन और ईयर डेफिनेटली आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे। अभी ऊपर देख के आए स्थाना कवि कौन होते थे, तो बाण भट्ट होते थे मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के बारे में भी याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, बताइए नाथ पंथ की स्थापना, नाथ संप्रदाय की स्थापना, ठीक है, संप्रदाय, तो नाथ संप्रदाय की जो स्थापना है वो चौरंगी नाथ जी के द्वारा ही की गई थी। उदय भानुवंश कौन है, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि हैं, ठीक है, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि, ठीक है। ये जानकारी भी आप याद रखेंगे, ये दरबारी कवि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो हरियाणा के शेक्सपियर नाम से जो है दीपचंद बहमन को जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा के शेक्सपियर और कालिदास भी इनको बोला जाता है, ठीक है। दीपचंद बहमन को जो है इनको कालिदास और शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म कहां पर हुआ था, सोनीपत के खंडा गांव में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, सोनीपत के खंडा गांव में, ठीक है। और यहाँ पे आपको कौन देखने को मिल रहा है, पंडित नेकीराम शर्मा जो है, पंडित नेकीराम शर्मा कौन थे, तो पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में जो है आप मुझे बताएंगे, इन्होंने कौन सा समाचार पत्र जो है कहाँ से निकाला था। उसके बाद सुरेंद्र शर्मा कौन है, ये एक हास्य कलाकार हैं, ठीक है, हास्य कलाकार हैं, ठीक है, हास्य कलाकार हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिख दिया गया है भाई, ये देखो, सुरेंद्र शर्मा एक जो है हास्य कवि हैं, और पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में आप सभी जानते हैं, सूर्य कवि इनको जाना जाता है, और हरियाणा के सोनीपत जिले के जांटी कला गांव में जो है इनका जन्म हुआ था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या बोला गया, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता था। यहाँ पे किस जिले पर आएगा भाई, ठीक है, किस जिले से प्रकाशित होता था, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक या फिर पानीपत। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं हरियाणा तिलक के बारे में, समाचार पत्र से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। इस साप्ताहिक पत्र के संपादक श्री राम शर्मा होते थे, और हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर भी ये जानकारी आपको मिल जाएगी। शुरुआत कब हुई थी, 1923 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और यह पत्र उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में जो है प्रकाशित होता था मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और कहीं कहीं आपको जो है भाई ये रोहतक की जगह झज्जर भी देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, ये भी आप याद रखना, झज्जर भी देखने को मिलेगा। उसका कारण ये है कि भाई झज्जर से जो है ये बिलोंग करते थे, जो क्या नाम है, ये झज्जर का नाम इसीलिए आता है क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा जो है झज्जर के ही रहने वाले थे, और 1997 से पहले जो झज्जर है ना ये रोहतक के अंदर आता था, इसीलिए जो है रोहतक और झज्जर आपको दोनों देखने के मिलेंगे। तो ये दोनों याद रखना, झज्जर और रोहतक जो भी मिले वो आपको आंसर करना होगा मेरे भाई, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का जो है लेखन किया है? तो ये चंद्र बरदाई ने किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंद्र बरदाई जो है ये पृथ्वीराज चौहान के दोस्त भी होते थे और इनके दरबारी कवि भी होते थे। आप सभी जानते हैं 1191 और 1192। ठीक है, 1191 में जो है तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, पहली, और 1192 में जो है तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी मेरे भाई। ठीक है, पहली लड़ाई जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और जो है दूसरी लड़ाई कौन जीता था? तो दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी जीत गया था मेरे भाई। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये भी आप याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, बताइए शिव शंभू के चिट्ठे जो है किसके द्वारा लिखे गए थे? तो आप बताएंगे श्री बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा जो है ये शिव शंभू के चिट्ठे जो है इनके द्वारा लिखे गए थे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में जो है 2 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भाई। कौन कौन से हैं? एक तो पश्चिमी क्षेत्र है और एक पूर्वी क्षेत्र है भाई। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र है और एक पूर्वी क्षेत्र है भाई। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये करनाल में है मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है, ये याद रखना। आपसे पूछेगा पूर्वी क्षेत्र का हेडक्वार्टर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे करनाल में स्थित है। और पश्चिमी क्षेत्र का आपसे पूछे तो आप बताएंगे हिसार के CCHAU के अंदर जो है ये पश्चिमी क्षेत्र का जो हेडक्वार्टर है वो अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पानीपत जिले में ये अवस्थित है। इब्राहिम लोधी कौन है? अभी ऊपर देख के आए हैं। इब्राहिम लोधी के साथ जो है बाबर ने जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में। यहाँ पर जो है इब्राहिम लोधी को जो है मार दिया था बाबर ने, और यहीं से जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी बाबर ने। ठीक है, उसके बाद इसका मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? पानीपत में इसका जो है मकबरा अवस्थित है। ठीक है, पानीपत शहर के तहसील कार्यालय में जो है इसका मकबरा अवस्थित है। ठीक है, और ये सभी जानते हैं 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर को हुई थी। ठीक है, तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी को हुई थी। ये डेट जरूर याद रखना। आई नो आपको ईयर जरूर याद है, 1556, 1761। ठीक है, ये डेट और ईयर आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या बोला गया? उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा जो है प्रदर्शित होती है? तो आप सभी जानते हैं यमुना नदी। कहाँ है? ये रही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी कहां से निकलती है? यूके, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? हरियाणा में जो है कालेसर वन से प्रवेश करती है। ठीक है, कालेसर जो वन है ना, कालेसर वन से जो है ये प्रवेश करती है। गंगा कहां पर है? गंगा का उद्गम भी जो है उत्तराखंड में है। कहां से है? गंगोत्री ग्लेशियर से है। ठीक है, ग्लेशियर। ठीक है, ये भी ग्लेशियर है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो ये आपको पता रखना है, मध्य प्रदेश से ये उद्गम होती है। ठीक है, MP लिख देता हूँ, MP यानी कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से। ठीक है, अनूपपुर जिले से। ठीक है, ये याद रखेंगे। और भी कुछ रह गया क्या? कावेरी भी रह गया। कावेरी भी याद रखना, कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, ये नदी कर्नाटक से निकलती है। बाकी डिटेल से यहाँ पे दोनों मैंने लिख दिया है, नर्मदा नदी के बारे में और कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, डेफिनेटली याद रखेंगे। इंडिया जी के धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक ही 2% लगा के चलो, लेकिन हो रही है हमारी। ठीक है, बाकी डिटेल से इंडिया जी के करेंगे। हरियाणा जीके के खत्म होते ही उम्मीद है जनवरी के एंड तक जो है इंडिया जी के हमारी स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इंडिया जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। दक्षिण में अरावली पर्वतमाला। ठीक है, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला लिखा गया है। यहाँ पे यमुना घग्गर का मैदान है। तो यमुना घग्गर का मैदान जो है हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र घेरता है। ठीक है, यमुना घग्गर का मैदान कितना घेरता है? 93.7 घेरता है। ठीक है, कहाँ गया ये रहा, 93.7% जो है ये घेरता है। ठीक है, उसके बाद अरावली की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये रही, दक्षिण में है अरावली की पहाड़ियां, और ये कितना अपना स्थान घेरती है? 3.09 स्थान अपना घेरती है मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तर पूर्व में जो है आपको शिवालिक की पहाड़ियां मिलेगी। अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान आपको कहाँ पर मिलेगा? हरियाणा के वेस्टर्न में मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये देखो। ठीक है,
कहाँ गया ये रहा। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यमुना घग्गर का मैदान 93.76 है। अरावली की पहाड़ियाँ जो है 3.09 है। ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ कितनी है, 1.67 है। अब ये टोटल मिला के कितना होता है, ये टोटल मिला के 100 नहीं होता। 1.48 हिस्सा कहाँ पर है, ये गिरिपाद मैदान है। गिरिपाद मैदान क्या कौन से होते हैं, बाढ़ के मैदान, जैसे कि बेट और खादर के छोटे हिस्से के अंतर्गत आता है, जो पहाड़ियाँ और मुख्य मैदानों के बीच में संकीर्ण पट्टी है। ठीक है। इन इतने भागों में जो है हरियाणा का 100% जो है हिस्सा बटा हुआ है मेरे भाई। ठीक है। सबसे पहले नंबर पर कौन सा आता है, सबसे पहले नंबर पर यमुना घग्गर का मैदान आता है, और सबसे उपजाऊ मैदान भी यही है। दूसरे नंबर पर जो है अरावली की पहाड़ियां नहीं आती। दूसरे नंबर पर अरावली की पहाड़ियां आती है, और तीसरे नंबर पर शिवालिक का मैदान आता है मेरे भाई। ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे, शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है। ये रहा शिवालिक की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित होता है। अब देखो ऐसे जो है कंफ्यूजन वाले एचएसएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। मोस्टली बच्चे मुझे पता है क्या लगा के आएंगे, केंद्रीय सरकार जो है इसका ऑप्शन लगा के आएंगे, लेकिन राइट आंसर क्या है, संघ सरकार इसका जो है राइट आंसर होगा। कैसे होगा, नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दिया, ये देखो। संवैधानिक शब्दावली, जो हमारा संविधान है ना, उसमें शब्दावली कैसी लिखी गई है, भारतीय संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्थान पर यूनियन गवर्नमेंट जो है लिखा गया है। यूनियन गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, यूनियन क्या होता है, भारत, राज्यों का संघ, तो संघ सरकार जो है इसका बोला जाता है। संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए एचएसएससी ने यहाँ पे संघ सरकार को जो है बिल्कुल करेक्ट माना है मेरे भाई। ठीक है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए इसका प्रशासन सीधे संघ के अधीन आता है। अनुच्छेद 239 क्या कहता है, संविधान के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसीलिए संघ सरकार राष्ट्र द्वारा जो है शासित होता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक जो है जानकारी क्लियर हो गई होगी। इससे पता चल गया होगा संघ सरकार जो है ऑप्शन एचएसएससी ने दिया है तो क्यों दिया है मेरे भाई। ठीक है। यही मेरा मकसद है आपको बताने का, कि अगर एचएसएससी ने किसी क्वेश्चन को दिया, आंसर दिया है तो क्यों दिया है मेरे भाई। ठीक है। यकीन मानिएगा 12 जो क्वेश्चन पूछेगा ना एचएसएससी, 12 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, वो सभी को आते होंगे मेरे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो 7-8 क्वेश्चन बचेंगे ना, वो क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जिसने ऐसे डीपली जो है मेरे भाई पढ़ा होगा मेरे भाई। ठीक है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में 3 स्तर होते हैं। कौन कौन सा होता है, ग्राम पंचायत, गांव स्तर पर पहला स्तर, दूसरा पंचायत समिति ब्लॉक या खंड स्तर पर होता है, और तीसरा जिला परिषद होता है मेरे भाई। ठीक है। यहाँ पे ये लिख भी दिया गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में बोला गया हरियाणा के साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा हो जाएगा, तो औद्योगिक शहर जो है फरीदाबाद हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। हरियाणा का जो औद्योगिक शहर है ना, वो सबसे बड़ा कौन सा है, फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या बोला गया, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है। आप सभी जानते हैं यमुनानगर जिले में ये अवस्थित है। ठीक है। 1896 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला, और 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। ये देखो, कलेसर आधिकारिक तौर पर 13 दिसंबर 1996 को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसका कुल क्षेत्र कितना है, 13,209 एकड़। ये किसका है, याद रखना, ये जो 13,209 एकड़ है ना, ये एरिया वन्य जीव अभ्यारण्य का है, कलेसर का। अब ये राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो आपको बताना पड़ेगा 8 दिसंबर 2003 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और राष्ट्रीय उद्यान का जो कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो 11,570 एकड़ में जो है ये राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है मेरे भाई। ठीक है। ऐसे आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है चीजें आपकी क्लियर हो पाएंगी और 2026 में आपका सिलेक्शन हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे लिए भाई लाइक और शेयर कर देना। देखिए, शेयर मत करो, ठीक है, चलिए शेयर भी मत करो बस, लेकिन आप मेरे लिए लाइक कर दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी वीडियो 1K देखता है या फिर 100, सिर्फ 100 व्यू आते हैं। ठीक है। सिर्फ मुझे ये कर दो जी, ये जो 100 व्यूज देखते हैं ना, 100 बच्चे ये देखते हैं, मुझे पता है लॉयल जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो यही होते हैं। ठीक है। और जो असली सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं ना, वो यही 100 बच्चे हैं भाई, जो आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो ना पिछले 1-1.5-2 साल से, तभी जो है आपको फायदा मिलेगा। और यही बच्चे जो है आगे जाके मेरे भाई सिलेक्शन लेने वाले। बस इन्हीं बच्चों को मैं कह रहा हूँ, इन 1K बच्चों को तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। ये जो 100 व्यूज है ना भाई, बस आप 100 लाइक्स करवा दो मेरे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है। बाकी मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा जो कमिटमेंट मैंने किया है वो मैं आपको एंड तक जरूर कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है। बस पेशेंस बनाए रखिएगा और कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, डेफिनेटली जो है आपका सपना 2026 में पूरा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। और कोई बच्चा नया जुड़ा है और पहली बार वीडियो देख रहा है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन
मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि जो हमारा फ्री इनिशिएटिव 60 मार्क का चला हुआ है, इसके सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कुछ भी आपको पूछना है तो टेलीग्राम पे आपको जो भी मेरी पोस्ट दिखेगी ना, उसके नीचे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा लीव ए कमेंट करके। ठीक है, लीव ए कमेंट करके आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे कमेंट कर देना, वहां पे जो है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।